वेलकम सभी को। मिशन जेपीएससी मेंस 2024 के तहत हम लोग पेपर 5 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं इस पेपर 5 में आपको एक क्वेश्चंस लेकर आज उसका डिस्कस करूंगा और इस प्रश्न का महत्वपूर्ण बातों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो आपको संबंधित वीडियोज को आपको देखना होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसमें जो भी नई चीज़ें बातें आएगी उसको मैं आज बताऊंगा, लेकिन आपको बाकी चीज़ें आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी वहाँ से लेना पड़ेगा। जो मेरे वीडियोज ऑलरेडी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है वहाँ से आप इसको लेकर बना सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको मनी इन्फ्लेशन टॉपिक से अगर कोई घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, स्फीति जनक अंतराल से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के उपायों का वर्णन करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है स्फीति जनक अंतराल से आप क्या समझते हैं, स्फीति जनक अंतराल उत्पन्न होने का क्या कारण है, या स्फीति जनक अंतराल क्यों उत्पन्न होती है, और अगर स्फीति जनक अंतराल इकोनॉमी में आ गई है, अर्थव्यवस्था में, तो उसे दूर करने या नियंत्रित करने के क्या उपाय होंगे, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, बतानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट आर द रीजन्स फॉर इट्स ओरिजिन, या व्हाट आर द इट्स कोजेज। ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर द रीजन्स फॉर इट्स ओरिजिन या व्हाट आर द इट्स कोजेज, एंड हाउ कैन द इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी कंट्रोल्ड, और हाउ कैन द इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी कंट्रोल, और यू कैन से कैसे हम, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप्स। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको पूछा गया है तो देखिए मित्रों, ऑलरेडी आपके पास मनी इन्फ्लेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उत्पत्ति के कारण क्या है, सब चीज़, उसके उपाय क्या है, सब बता चुका हूं मैं। आपको सिर्फ इस प्रश्न में कौन कौन चीज़ों को शामिल करके आंसर बना लेना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। और इन्फ्लेशनरी गैप एक नया चीज़ है, तो वो क्या चीज़ है वो मैं आज बता दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं उत्तर का ढांचा। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर का ढांचा हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले आपको मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखनी होगी, और ऑलरेडी मैं इसका ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। मुद्रास्फीति के परिभाषा जो मैंने बताया हूँ वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। क्या है मनी इन्फ्लेशन, क्या है, मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ, अभी उसके समय बताने के समय नहीं है। उसके बाद सेकेंड चीज रहेगा स्फीति जनक अंतराल का अर्थ या उसके बारे में बताना, और रेखा चित्र की मदद से इन्फ्लेशनरी गैप को क्लियर करना। तो ये मैं आज बताऊंगा, ये ब्लू जो राउंड सर्कल किया हूं ये चीज मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, स्फीति जनक अंतराल के कारण क्या हैं। कारण मैं बता चुका हूं, बस उसको लिखने का तरीका बदलना है, क्या लिखना है वो भी तरीका मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग स्फीति जनक अंतराल को रोकने या नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं इसको बताना है, और ये निष्कर्ष के साथ उत्तर का क्या करना है, एंड करना है। तो ये आपका एक फ्रेमवर्क ऑफ राइट आंसर हो गया उस क्वेश्चंस का, इन्फ्लेशनरी गैप वाले क्वेश्चंस का, ये आपका फ्रेमवर्क हो गया। तो अब मान लीजिए आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या किए, सबसे पहले आपने मनी इन्फ्लेशन का डेफिनेशन दे दिया, मनी इन्फ्लेशन का डेफिनेशन दे दिया, आंसर आपने लिखना शुरू किया। आपने मुद्रास्फीति का अर्थ एवं परिभाषा दे दिया, ठीक है। अब इसमें परिभाषा देने के बाद आपको एक चीज़ जरूर बताना है कि मुद्रास्फीति सदैव मुद्रास्फीति क्या है, जब किसी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन सभी कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है, और इन चारों पॉइंट को आपको बताना होगा कि एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें मौद्रिक आय बढ़ रही है तेजी से, और साथ में उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मौद्रिक आय में वृद्धि जो हो रही है उत्पादन में वृद्धि से अधिक है, तो ऐसे में भी कीमत में वृद्धि पाई जाएगी, इस स्थिति में भी कीमत में वृद्धि पाई जाएगी, इस स्थिति में भी कीमत में वृद्धि पाई जाएगी, और इस स्थिति में भी कीमत में वृद्धि पाई जाएगी। तो लेकिन जो ये तीसरा वाला कारण है जिसमें मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो कीमतों में वृद्धि होती है, ये जो कीमतों में वृद्धि होती है बहुत ही तेजी से होती है, और इसी को हम लोग मुद्रास्फीति बेसिकली कहते हैं।
और ये पहला, दूसरा, चौथा जो है ये भी मुद्रास्फीति होती है, लेकिन ये मुद्रास्फीति क्या होती है, अस्थायी हो सकती है, इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ये चीज़ों को आपको जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा उसमें। अब यहाँ आपने बताने के बाद हम लोग आते हैं स्फीतिजनक अंतराल के बारे में। स्फीतिजनक अंतराल को हमने लिखना शुरू कर दिया। स्फीतिजनक अंतराल क्या है? 1940 में प्रकाशित केन्स की पुस्तक, ध्यान दीजिए हम लिखना शुरू कर दिए हैं कि हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार में केन्स ने स्फीतिजनक अंतराल धारणा को स्पष्ट किया था। यानी केन्स ने, इसके प्रतिपादक कौन है? केन्स, जॉन मेनोड केन्स हैं, जिन्होंने 1940 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम था हाउ टू पे फॉर वार, में स्फीतिजनक अंतराल को स्पष्ट, धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। स्फीतिजनक अंतराल क्या है? पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक हो जाना स्फीतिकारी या स्फीतिजनक अंतर कहलाता है। इसे अत्यधिक मांग या मांग आधिक्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक हो जाना स्फीतिकारी या स्फीतिजनक अंतर कहलाता है, और इसे हम अत्यधिक मांग या मांग आधिक्य भी कहते हैं। आधिक्य मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी मनी इन्फ्लेशन का प्रेशर आ जाता है। इसीलिए अत्यधिक मांग को स्फीतिजनक अंतराल कहा जाता है। इसके कारण क्या होती है? मांग प्रेरित स्फीति आती है। ध्यान दीजिएगा, यानी स्फीतिजनक अंतराल आएगा तो कौन स्फीति आएगी? मांग प्रेरित स्फीति आएगी। अब बताइए, जब स्फीति के प्रकार हम लोग देख रहे थे उसमें एक मांग प्रेरित स्फीति देखे थे, ठीक है? तो मांग प्रेरित स्फीति क्या है? स्फीतिजनक अंतराल है। यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा स्फीति जो है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, ठीक है? ये चीज़ को बताने के बाद आपको ये डायग्राम बताना है कि स्फीतिजनक अंतराल को बताने के लिए। इस डायग्राम को मैं इसलिए बनाया हूँ कि एडी रेखा सामान्यतः ऐसा होता है और एएस रेखा ऐसा होता है, लेकिन आपको ये वाला नहीं बनाना है। बनाना कौन वाला है? ये वाला बनाना है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को बनाना है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कितना लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं? OYF लोग काम करने के लिए अवेलेबल है, यानी संसाधन अवेलेबल है। इस संसाधन में मनुष्य भी है, कोयला भी है, तांबा भी है, वन संसाधन भी है, सभी चीज़ें। मतलब कहने का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन कितने हैं? OYF। ध्यान दीजिएगा, OYF, ठीक है? अब मान लीजिए OYF जो संसाधन है ये काम पर लग गए और हमारा संतुलन इस, चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण कहाँ होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में बताइएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ पर एडी, जिसे हम लोग समग्र मांग कहते हैं, और समग्र पूर्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एएस बराबर होती है, ठीक है? या एडी को हम लोग क्या कहते हैं? कुल मांग, और एस को कहते हैं हम लोग कुल पूर्ति, या समग्र मांग कहते हैं, या समग्र पूर्ति कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एडी में आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, एडी में हमेशा आपको C + I + G + X - M होता है, ठीक है? यानी C उपभोग, I निवेश, G सरकारी व्यय, X निर्यात और M आयात, ठीक है? ठीक है, ध्यान दिए, ये होती है। अगर मान लीजिए ये, हम आने से उस रेखा चित्र में समझने से पहले यहाँ आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये इस तरह का है, ठीक है? तो मान लीजिए मेरा AD यहाँ है, यानी इस AD में मेरा C भी है, I+ है, G+ है, X और M सभी है। मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस AD रेखा को हमको ऊपर ले जाना है, ऊपर जाएगा तो ये तभी जा सकता है, मान लीजिए ये 5
कंजम्पशन है, 5 इन्वेस्टमेंट है, 5 पब्लिक एक्सपेंडिचर है और x माइनस एम कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 20 है। मान एडी कितने बराबर है 20। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये ऊपर जाए तो 20 से बढ़कर 2 या 22 होगा तभी तो जाएगा, या 21 होगा तभी ना जाएगा, AD1 होगा। यानी AD जो है से वो AD1 तभी जा सकता है जब AD1 इज ग्रेटर देन AD होगा। यानी समग्र मांग बढ़ने पर ही ये रेखा चित्र क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, समग्र मांग जब भी अधिक होगा पहले की तुलना में तभी AD रेखा शिफ्ट करके AD1 बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो या तो इस 20 से 22 होने के लिए या तो कंजम्पशन बढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, या एक्स बढ़ा होगा, या चारों थोड़े थोड़े बढ़े होंगे। अगर 2 बढ़ाना है तो ये 50 पैसा बढ़ा, ये 50 पैसा बढ़ा, ये 50 पैसा, तो देखिए 2 हुआ कि नहीं। या ये भी हो सकता है केवल कंजम्पशन 2 बढ़ गया, यानी कंजम्पशन 7 हो गया, 5 देखिए ओके। यहाँ देखिए या तो कंजम्पशन हो गया आपको 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 तो भी 22 हो सकता है कि नहीं, या 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 तो भी 22 होगा। तो यहाँ इस चीज़ को समझना है, जब भी AD से AD रेखा हो रहा है तो मेरी समग्र मांग बढ़ रही है, और समग्र मांग बढ़ने के लिए कई उत्तरदायी कारक हैं, या तो कंजम्पशन बढ़ा होगा, या इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, या एक्स बढ़ा होगा। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को मुझे समझाने का प्रयास करना। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा फुलर एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ OYF यहाँ है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था और हमारे यहाँ केवल OY लोग काम पे लगे हुए थे, यानी इसको मोटे तौर में समझिए, हमारे यहाँ 100 लोग काम पे लगने चाहिए लेकिन सिर्फ 20 लोग काम पे लगे हैं, यानी अभी भी 80 लोग क्या हैं, ये बेरोजगार हैं, यहाँ से यहाँ तक लोग बेरोजगार हैं। तो अगर मान लीजिए इसको दूर करना है, अधिक लोगों को काम पर रोजगार देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, AD को बढ़ाना पड़ेगा। तो AD को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे यानी समग्र मांग में वृद्धि होगा, तो अंततः आके कितना होगा, OYF यानी 100 लोगों को काम पे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए इस जगह पर हम लोग जब गए तो इस जगह पर AD मान लीजिए ये 2 है, AD 2 बराबर AS हो गया, तो इस तरह से OYF हो गया, यानी संतुलन बिंदु क्या होगा, E हो गया। यानी ये OYF क्या हो गया, पूर्ण रोजगार के स्तर की प्राप्ति हो गया। अब मान लीजिए इसके बाद भी अगर मान लीजिए AD बढ़ रहा है तो AD रेखा इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब हम लोग अर्थव्यवस्था में सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, सभी चीज़ों का उपयोग हो चुका है, संसाधनों का प्रयोग कर चुके हैं, तो हम इससे अधिक उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं, जान लीजिएगा। उससे अधिक उत्पादन बढ़ाना हमारे पास संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार के स्तर पर इस OYF रोजगार जो दिया OYF के स्तर पर AD जो है AS से अधिक होगा कि नहीं, AD जो है वो AS से अधिक हो जा रहा है। तो ये जो अधिक होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो अंतर हो जाता है AD माइनस AS का, AD माइनस AS का जो अंतर हो जाता है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, इसी को हम लोग कहते हैं स्फीतिजनक अंतराल। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखे हैं यहाँ, देख लीजिए परिभाषा में, देख लीजिए परिभाषा में, पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक हो जाना ही स्फीतिजनक अंतर कहलाता है या अंतराल कहलाता है, और इसके कारण स्फीतिक दबाव उत्पन्न होते हैं जो कि अत्यधिक मांग लाती है, और इस अत्यधिक मांग को ही हम लोग स्फीतिजनक अंतराल कहते हैं। यानी इसको आप ऐसे एक ही लाइन में लिखेगा, पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक होना, या आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति का जो अंतर है, जो होता है, समग्र मांग जो अधिक होती है होता है, उससे ही स्फीतिजनक अंतराल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग डायग्राम में इसको बताने का प्रयास करेंगे। डायग्राम में हमने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल जो ये ई पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ई पॉइंट कहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी हम जो एक बनाए थे, ये वाला ई पॉइंट है, देख लीजिएगा, ये वाला ई पॉइंट है
जो कि यहाँ कोना वाला है। समझाने के लिए हम लोग इस तरह का रेखा चित्र बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये जो है ई पॉइंट पर आप क्या देखते हैं, इस ई बिंदु पर हमारा अर्थव्यवस्था संतुलन में है, एडी बराबर एएस है, एडी बराबर एएस है, और हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर की प्राप्ति हो जाती है, जो कि कितना है, OYF। अगर मान लेते हैं OYF है, अब पूर्ण रोजगार के स्तर पर कुछ इस तरह से घटनाएं इकोनॉमी में होती है कि मेरा AD जो है बढ़कर AD1 हो जाता है। देखिए AD1 हो जाता है, ये ब्लू वाला लाइन हो जाता है। और इसके पीछे क्या कारक हो सकते हैं, AD से AD1 होने का उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं, या तो कंजम्पशन बढ़ा होगा, या इन्वेस्टमेंट बढ़ा हो गया, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, या एक्सपोर्ट बढ़ा होगा, या इंपोर्ट में कमी आया होगा। इतने सारे फैक्टर हैं जो कि AD को AD1 में बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसके कारण तत्कालीन प्रभाव देखिए, ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, AS कितना है मेरा, देखिए AS मेरा कितना है, EYF है। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन को समझने का प्रयास कीजिए, इकोनॉमी में इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब समझिएगा इसको। AS मेरा कितना है, AS मेरा क्या है, EYF है, लेकिन AD मेरा कितना हो जाता है, DYF। अब देखिए DYF माइनस EYF बराबर DE है कि नहीं, है कि नहीं। तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर AD जो अधिक होती है AS से, जो किसके बराबर है, DE के बराबर है, ये सीधा का सीधा क्या प्रभाव पर डालता है, सीधा का सीधा स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न करता है, और इसे नियंत्रित करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर प्राप्त कर चुके हैं और हम इससे अधिक उत्पादन या अधिक लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्फीतिजनक अंतराल, यानी DE जो है मेरा, इसी को हम लोग कहते हैं स्फीतिजनक अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब स्फीतिजनक अंतराल आ गया, तो स्फीतिजनक अंतराल आने का क्या कारक है, तो उसको जब भी देना होगा तो आप यहाँ चले आइए, आप यहाँ चले आइए। स्फीतिजनक अंतराल यानी स्फीतिकारी दबाव, यानी मुद्रास्फीति के जो कारण मैंने बताया था, एक तो मांग में वृद्धि करने वाले कारक और पूर्ति में कमी लाने वाले कारक। तो मित्रों, ये AD को जो बढ़ाने वाले कारक हैं वो यही सब कारक हैं। तो आपको उस जगह लिखना पड़ेगा, स्फीतिजनक अंतराल उत्पन्न होने का जो कारण है वो AD का पूर्ण रोजगार के स्तर पर AS से अधिक हो जाना, यानी AD को बढ़ाने के लिए समग्र मांग को बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारक कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी कारक को आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन कर देना है। यानी 10 पॉइंट लिखने के बाद इन सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर देना है, तो आपको कौन सा आंसर मिल जाएगा। जैसे ये एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा तो आपको ये वाला काम हो जाएगा, ये वाला काम हो गया, ये जो कारण है ये भी हो गया। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमने AD को कारण बता दिया, क्या कारण है वो हमने बता दिया। अब हमको नियंत्रित करने के उपाय बताना है, यानी स्फीतिजनक अंतराल को रोकने या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय बताना है। तो मुद्रास्फीति के जो उपाय हैं उसको हम लोग इस तरह से बात सकते हैं। वहाँ आपको इस एक्सप्लेनेशन को लिखना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय इसके कारणों में ही छिपे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार अत्यधिक हो जाने के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है, अतः उसके कारण से तो आप ये वाला आंसर जो मेरा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है उसको देखिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए कारण में 2 लिखिएगा, मांग को नियंत्रित करने वाले कारण और उत्पादन को बढ़ाने वाले कारक। तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, क्योंकि आपको मांग के कारण मुद्रास्फीति आ रही है। तो मांग को नियंत्रित करने वाले जो उपाय हैं उसको आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है, चाहे वो मौद्रिक उपाय हो सकते हैं, चाहे राजकोषीय उपाय हो सकते हैं, चाहे गैर मौद्रिक उपाय हो सकते हैं,
चाहे सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय हो सकते हैं। यानी इन चारों कारकों में से उन कारकों के एक्सप्लेनेशन कर देना है जो कि केवल मांग को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। यानी मांग मतलब किनका, जनता, लोगों की मांग या वस्तु सेवा की मांगने की क्षमता जो बढ़ा रहे हैं। तो लोगों की मांगने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, या तो उनके पास पैसा अधिक आ जाएगा, उनकी आय बढ़ जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि निवेश बहुत अधिक होगा, सरकारी व्यय बहुत अधिक होगी, तो लोगों को पहले रोजगार नहीं मिली थी, अब रोजगार में वृद्धि हो गई। तो आपको इन मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, गैर मौद्रिक उपाय और सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय को अच्छी तरह से वर्णन कर देना है। तो मित्रों, ऑलरेडी मेरा इस वीडियो में नियंत्रित करने के उपाय वाला वीडियो में इसको ऑलरेडी है, तो आप इसको लिख डालिएगा तो आपको आंसर अच्छी तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है इसमें कि मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, गैर मौद्रिक उपाय और फिर आपको अन्य उपाय जो भी है वो भी आपको मैंने यहाँ बता दिया हूँ, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इस नियंत्रित करने के उपाय को भी हम लोग कर चुके हैं। लास्ट में क्या लिखेगा निष्कर्ष में, निष्कर्ष में जो हम लोग लिखेंगे उस निष्कर्ष को देख लीजिए। निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे, जैसा कि हम देखें कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर एडी का एएस से अधिक हो जाना स्फीतिजनक अंतराल है और इसमें एकमात्र उत्तरदायी कारक क्या है, समग्र मांग है। लेकिन यदि जैसा कि हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में तकनीकी चेंजेज, तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, नवाचार या उत्पादकता में वृद्धि लाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में हम एएस को ऊपर बढ़ा सकते हैं। और एएस को जो एडी इज ग्रेटर देन एएस है, अगर मेरी समग्र पूर्ति को हम इन चीज़ों के द्वारा बढ़ा सकते हैं और कहीं न कहीं स्फीतिजनक अंतराल को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि एएस को बढ़ाने के उपाय जो हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। इसलिए एडी को जितना हो सके पूर्ण रोजगार के स्तर पर हमेशा हमको एडी बराबर एएस हो, ऐसा हमेशा प्रयास करना चाहिए और इस तरह से हम स्फीतिजनक अंतराल को रोक सकते हैं। तो अगर इस तरह का आंसर आप ये निष्कर्ष में लिख देते हैं और एंड करते हैं, तो आपका मित्रों ये प्रश्न का उत्तर आसानी से बहुत एक अच्छा बैलेंस आंसर बन जाएगा। और आप केवल प्रश्न का रूप अलग कर दिया है, आंसर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन लिखने का जो तरीका है कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी और इस तरह से आप अच्छा उत्तर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करेगा मनी इन्फ्लेशन में, तो इस तरह का प्रश्न आपको ला सकता है, तो आप इसका भी उत्तर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से एक नए प्रश्न को लेकर अब मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सभी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अच्छी तरह से तैयारी करें, और आप क्या करें, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और रीड, राइट एंड रिवाइज को फॉलो जरूर करें। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ एंड में ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं इसके अगला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला टॉपिक मेरा रहेगा वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बारे में मैं अभी बता दूं आपको थोड़ा सा। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के सभी एस्पेक्ट्स को मैं पहले क्लियर करूंगा, आपके समझ पूरा डिस्कशन करूंगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी लगे, इसके लिए एक वीडियो रहेगा पूरा फुल। देन एक क्लास जो मेरा रहेगा उसमें हरित क्रांति से जितने तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लूँगा और उस प्रश्न में उसका उत्तर का ढांचा क्या होगा और कहाँ से आपको उत्तर लिखना होगा मिला करके वो बता दूंगा। चूँकि मैं ऑलरेडी उसके सभी एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट को डिस्कशन किया रहूँगा और यहाँ बता दूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो वो वाला चीज़ को लिखिए, उसको चलिए, उसको और इसको डालिए तो इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला जो नया तरीके का प्रश्न उसमें इसको मिला करके बना दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। तो उसमें मैं कम से कम हरित क्रांति से कम से कम 4 क्वेश्चन मैं जरूर लूँगा और आपको उस चारों प्रश्न का उत्तर एक ही दिन करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का सभी एस्पेक्ट्स को मैं करा दूंगा, जितने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं, क्यों कारण है, क्या उसको मूल्यांकन हुए, क्या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ तक है, क्या हरित क्रांति आने से सही में हरित क्रांति थी। तो इस तरह का मैं प्रश्न को बनाऊंगा और उस प्रश्न का डिस्कशन मैं एक ही दिन कर दूंगा सभी प्रश्नों का। लेकिन उसके लिए जो उत्तर के लिए जो इंग्रेडिएंट होंगे उसका मैं एक अलग से क्लास लूँगा, तभी मैं उस प्रश्नों को मैं डिस्कशन करूँगा। तो इसीलिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक को ध्यान से रखिएगा। और चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा टाइप का है तो इसीलिए आप
वीडियो को अच्छी तरह से देख, कंटिन्यू रखिए, हर वीडियो को देखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए, स्फीतिजनक अंतराल वाला जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा वो ग्रीन रिवॉल्यूशन। तब तक के लिए आप सभी तैयारी करते रहिए। आप सबों का एक बार पुनः धन्यवाद।